फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, उसके लिए देखिए बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आखिरी बार बिहार दरोगा का जो 1275 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई थी, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। और आप जानते हैं कि 17 दिसंबर 2023 को पिछली बार बिहार दरोगा का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था। तो फ्रेंड्स, पहला शिफ्ट मैंने आपको कवर करा दिया है। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा। और देखिए, प्रीवियस ईयर देखने से क्या होता है कि आपको पैटर्न पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड अपलोड किए जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 में जो 1799 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए हम लोग बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यानी कि बिहार एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, आखिरी बार बिहार एसआई की यानी कि बिहार दरोगा की 1275 पोस्ट पर भर्ती आई हुई थी, और उसका पीटी एग्ज़ाम जो है 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया गया था। तो ऑलरेडी मैंने जो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था उसको आपको कवर करा दिया था। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न जो है गणित का पूछा गया था, मैथ का प्रश्न है। एक ठोस शंकु जिसका आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा 100 प्रश्न आप लगाइए और ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो देखिए, उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CSIR नीरी, यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी को स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये करंट का उस समय का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था, बताइए। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस की हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि कब किया गया था। तो 1939 में, ठीक है ना। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 1939 में। क्लियर, ध्यान रखिएगा 1939 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न बार बार रिपीट भी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। अच्छा, एक तो पंजाब का पूछा जाता है और एक सिंध का पूछा जाता है। सिंध का भी बड़ा पूछा जाता है कि सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था। तो देखिए, पहले पंजाब का देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है ये 1849 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंध का जो है विलय कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 में हुआ था। 1843 में हुआ था, ठीक है ना। 1843 में हुआ था। क्लियर। चलिए, और ये पंजाब का विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, और सिंध का विलय हुआ था 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के समय में। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए सेंटेंस क्या है? पीपुल हैव सीन वोल्व्स इन द स्ट्रीट, बताइए। तो देखिए, अंग्रेजी के प्रश्न और हिंदी के प्रश्न भी अब बिहार दरोगा में पूछे जा रहे हैं।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका साथी लॉर्ड हैरिस के साथ मोलार्का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन उस समय का करंट का। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता यूकी भांबरी ने, ठीक है ना। और उस समय ये काफ़ी चर्चा में रही थी यूकी भांबरी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल भंडार स्थित है। अब देखिए ये प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल भंडार स्थित है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो कोल्ड डेजर्ट आपको पता है फ्रेंड्स कि ये लद्दाख में पड़ता है। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है भारत का शीत मरुस्थल यानी कि शीत रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट ये आपका लद्दाख में है। अच्छा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, मानस कहाँ पर है, तो असम में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न करेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूछा गया है। तो आपको पता है कि सर्वाधिक जो है ये बिहार का है, ठीक है ना, बिहार का है। और न्यूनतम अगर पूछता तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाता, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हो जाता। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा जापान की मुद्रा का जो नाम है ये आपका एन हो जाएगा, ठीक है ना। जापान की मुद्रा का नाम एन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिएगा कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है, बताइए। तो ये आपका भूमि हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C+I, ठीक है ना, C+I। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल में कुल मांग यानी कि समग्र मांग का सूत्र जो होता है ये C+I होता है। जहाँ पर C क्या होता है, तो C जो होता है ये उपभोक्ता उपभोग होता है, यानी कि उपभोक्ता कंजम्पशन होता है। और I जो होता है ये आपका नियोजित निवेश होता है, यानी कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो साथ साथ इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द होता है जनश्रुति। क्या होता है, जनश्रुति। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए हिटलर का जन्म जो है आपको पता है कि कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स हिटलर का जन्म जो हुआ था ये ऑस्ट्रिया में, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के जो आपका ब्रुनाई शहर था वहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रुनाई लिया गया है, कभी कभी इस तरह से आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से ब्रोनो, ठीक है ना, दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। इसी शहर में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका जन्म 1889 में हुआ था, 1889 में हुआ था। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपने पढ़ा होगा। और देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है, कृषि आता है, ये सब आता है। और देखिए तृतीय क्षेत्र जो होता है ना उसको हम लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र को। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है। अच्छा फर्स्ट शिफ्ट में विधानसभा पूछा था
और यहाँ पर अब विधान परिषद पूछ लिया है। तो देखिए राज्य विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, यहाँ पर तो न्यूनतम पूछा है बट सुन लीजिए, राज्य विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। और जहां पर विधान परिषद है वहां पर सदस्यों की संख्या न्यूनतम 40 निर्धारित है। तो यहाँ पर 40 से राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतम 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 40 से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चक्षु बिहार दरोगा। और फ्रेंड्स देखिए इस बुक की खासियत क्या है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट सब कुछ दिया गया है। इस बुक में आपको देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का भी पेपर देखने को मिल जाता है। बिहार दरोगा का जो आखिरी एग्जाम लिया गया था 17 दिसंबर 2023 को, प्रीलिम्स का पेपर, उसका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए सबसे खास बात क्या है कि इसमें प्रत्येक प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट बुक है फ्रेंड्स, इसको आप परचेज कर लीजिएगा। और देखिए कम समय में इस बुक के माध्यम से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं निकाला गया है। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे तैरती द्वीपों का झील कहा जाता है। तैरते द्वीपों का झील किसको कहा जाता है बताएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है लोकटक झील को, लोकटक झील को, ठीक है ना। भारत की जो लोकटक झील है इसको तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है, क्योंकि यह फुमदी नामक वनस्पति की, कौन सी वनस्पति है, फुमदी, 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 ठीक है ना, फुमदी नामक वनस्पति और मिट्टी से बने तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये मणिपुर में है और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। क्लियर। अच्छा, पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। हुसैन सागर जो है ये तेलंगाना में है। और ढेबर झील आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के जयपुर जिला में स्थित है ढेबर झील। तो ढेबर झील अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ है तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में। चलिए, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। तो ये ऑब्वियसली आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जमुई। ठीक है, जमुई में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है। याद रखिएगा, पक्षी बिहार नागी और नकटी, जिनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। और बिहार में अब 3 रामसर स्थल हो गए, एक कांवर लेक हो गया बेगूसराय वाला, और 2 हो गया जमुई का नागी और नकटी। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे बताइए राइट आंसर। तो देखिए ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिएगा किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। अभंग में, तो अभंग में संकलित जो है ये तुकाराम का है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है। बताइए कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है। तो फ्रेंड्स ये बनता है आपका नाइलोन। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि, तो फ्रेंड्स क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्र में अति सघन जो है वन मिलेंगे। वेरी डेंस फॉरेस्ट इसको बोला जाता है। ठीक है ना, VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि अधिकतम क्षेत्रफल पर अति सघन वन कहाँ पर है, तो ये पश्चिम चंपारण में है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कहाँ पर, पश्चिम चंपारण में। राइट आंसर पश्चिम चंपारण अभी भी हो जाएगा। चलिए, नया रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भी भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी। अब देखिए, अभी पूछा था अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पर था,
तो अधिकतम बिहार में था, राज्य में, और न्यूनतम कहाँ पर था, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर पूछा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में रहा है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो है ये अंडमान निकोबार है। और अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश पूछता तब दिल्ली हो जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अच्छा, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में है, संविधान के भाग 4 में। क्लियर, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो फ्रेंड्स ये CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिएगा कि मैथ का प्रश्न है, 6400 रुपया है, 6% प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक जो है साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर मैं मैथ का आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइएगा। अवसर की समानता से, तो ये अनुच्छेद 16 है, ध्यान रखिएगा। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद 16 है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिएगा अनुच्छेद 16 जो है ना सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। अच्छा, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, बताइएगा। तो देखिए फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, ये किस राजवंश से था, तो फ्रेंड्स ये जो था ये बोर्बो राजवंश से था, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि रस संवेदी ग्राही, खाली स्थान दिया गया, पता लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, स्वाद का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम का बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना, सोडियम का बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अच्छा, मरकरी का जो होता है क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मरकरी का Hg होता है, Mg नहीं, Mr नहीं होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, रुकिए, Hg होता है, ठीक है। अच्छा, लेड सीसा का क्या होता है, Pb होता है। और सिल्वर का क्या होता है, तो सिल्वर का Ag होता है। चलिए उसके बाद देखिए सेंटियागो कहाँ की राजधानी है, तो फ्रेंड्स सेंटियागो जो है ये चिली की राजधानी। अच्छा, उरुग्वे की राजधानी ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तो उरुग्वे की राजधानी जो है ना ये मोंटेवीडियो है, मोंटेवीडियो ये उरुग्वे की राजधानी है, मोंटेवीडियो, ठीक है। अच्छा, पेरू की राजधानी आपको पता है, पेरू की राजधानी जो है ये लीमा है, ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा है। अच्छा, गुआना की राजधानी जो है ये जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन गुआना की राजधानी है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सेंटियागो चिली की राजधानी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है, चलिए बताइएगा कौन सा इसमें से एल नीनो का प्रभाव नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, ये वाला जो है एल नीनो का प्रभाव नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, यूनेस्को का मुख्य कार्य, तो शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा शांति की स्थापना करना, यही ना है यूनेस्को का कार्य। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना पूछा जाता है, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है, बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बिहार में साक्षरता दर कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार में साक्षरता दर जो है वो आपका 61.80% है, ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 71.2% है और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 51.5% है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, बट यहाँ पर न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम पूर्णिया हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, बताइए।
तो फ्रेंड्स दूरी, समय, ग्राफ का ढलान जो है ये आपका देता है चाल, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कालाशोक जो था ये किस वंश से संबंधित था, कालाशोक, तो कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। ठीक है, शिशुनाग वंश से संबंधित था। उसके बाद देखिए तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो है बताइए। तो ये क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? तो जमानत राशि जो है फ्रेंड्स ये आपका कितना हो जाएगा बताइए। तो ये आपका हो जाता है 15,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी ने? तो ये कंपनी जो है उस समय करंट में ये चल रहा था प्रश्न, और यहाँ पर टाटा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? लाल लेटराइट मिट्टी, तो देखिए ये जो मिट्टी है ये किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी होती हैं? तो काजू के लिए। अच्छा, काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। ठीक है ना। चलिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद चलिएगा 41 के बाद 42 देख लीजिएगा कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में। अच्छा, ठोस से अगर गैस कहेंगे तो ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, बट गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका निक्षेप। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, किस खेल से संबंधित है? तो देखिए PR श्रीजेश और सविता पुनिया ये किस खेल से संबंधित है? तो इन दोनों का संबंध जो है ये हॉकी से है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होता है, कौन सा रुधिर कणिका है? तो थक्का बनाता कौन है? थक्का बनाता है प्लेटलेट्स। ठीक है ना, रक्त का थक्का। और लाल रक्त जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, आपको पता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है? अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में, अब देखिए हाल ही में है यानी कि उस समय का करंट का क्वेश्चन है, वही पूछा गया है कि कौन सा विधेयक पेश किया गया है बताइए। तो ये कौन सा विधेयक है फ्रेंड्स? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, तो ये किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी? तो ये आपका हो जाएगा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से। अगला प्रश्न देखिएगा, देख सकते हैं जो आपका क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स का वेटेज ठीक ठाक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 78 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फाइनल वाला में क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीत लिया था भारत से। उस समय का है, भारत रनर अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था। ठीक है ना। और उसके बाद T20 विश्व कप में भारत विजेता बना है। उसके बाद देख लीजिएगा ये आपका गणित का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पार्श्व और ये पास युग्म शब्द का सही अर्थ है। तो देखिए पार्श्व का अर्थ क्या होता है और पास का अर्थ क्या होता है, ये इसमें से ढूंढना है युग्म में से। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो पार्श्व मतलब बगल हो जाएगा और पास मैंने बंधन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 53 किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो देखिए
ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, ये आपका हुआ था कहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। ये हुआ था साउथ अफ्रीका के डरबन में। अच्छा, अभी वाला आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कि 17वां कहाँ पर हुआ है। तो 17वां जो हुआ ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है, ठीक है। और अगला जो होगा 2026 में वो भारत में होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पॉलीसाइथेमिया में, देखिए पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एरिथ्रोसाइट का, ठीक है ना। अच्छा, एरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोडियम यौगिकों का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है? तो धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है, जो वॉशिंग सोडा है उसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है। सारथी मोबाइल ऐप को सेबी ने लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए, तुहिन कांता पांडे अभी सेबी का अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कैंसो यानी कि सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स उस समय ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था बाली में, इंडोनेशिया के बाली में। करंट का क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा प्रारंभिक, अपीलीय और निरीक्षण क्षेत्राधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिलान करना है, सूची दिया गया है और राइट आंसर आपको चुन करके बताना है, ठीक है। अब देखिए ग्राम पंचायत का गठन किससे है? अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। उसके बाद एक समान नागरिक संहिता जो है यह अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन जो है यह आपका अनुच्छेद 48 में है। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? बताइए। त्रिविवर्तनिक भाग का इसमें से कौन सा नहीं है? त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग। तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, पश्चिमी और पूर्वी घाट। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको पता है कि पेलाग्रा जो होता है ये विटामिन 3 की कमी से होता है। और विटामिन 3 को क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपको नियासिन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नियासिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। तो ये आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा। पालर पानी क्या है? पालर पानी बताइएगा, पालर पानी क्या है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका वर्षा जल है। उसके बाद देखिए ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मैं आंसर सीधे बता देता हूँ, 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए 65 से हो रहा है स्टार्ट कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 324 में, ठीक है ना। चलिए भारत में स्थानीय प्रशासन विषय है, तो ये राज्य सूची का है, ठीक है। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह है, तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और दीन बंधु कहा जाता है, दीन बंधु। दीन बंधु किसको कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को, ठीक है ना। CF एंड्रूज को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये चित्तरंजन दास जो हैं इन्होंने 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में,
गया में उसकी अध्यक्षता किया था। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी का क्वेश्चन है, क्या करा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ही सेड टू मी यू हैव बीन सीन हिम एनीवेयर। ठीक है, चलिए सरकारिया आयोग संबंधित है। तो देखिए सरकारिया आयोग की बात करते हैं तो 1983 में इसको स्थापित किया गया था। 1983 में जो है इसका गठन हुआ था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन का अध्ययन करने और भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर सुधार और सुझाव देने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र और राज्य संबंध से। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? संदमन करता है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका करता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अच्छा ये सारे ऑक्सिन पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। जिब्रेलिन से एब्सिसिक एसिड है। उसके बाद एथिलीन है। एथिलीन जो होता है एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन होता है जो फलों के पकाने में सहायक होता है। और एक होता है फ्लोरोजिन्स जो फूलों के खिलाने में सहायक होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 अगस्त को। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से देखिए किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो आप सभी को पता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार किस पेंटिंग से है? कर्पूरी देवी। तो फ्रेंड्स इनका संबंध जो है मधुबनी पेंटिंग से है। ठीक है ना, मधुबनी पेंटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक निर्मला देवी हैं जिनको कि पद्मश्री दिया गया है इस साल, निर्मला देवी को। तो बिहार के हैं ये। निर्मला देवी जो है ना ये सुजनी कला क्षेत्र से संबंधित है। सुजनी कला क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये सब करेंट के क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजीव सेतु ने। उसके बाद देखिएगा कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांध करके क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। तो फ्रेंड्स उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा का अनुदिश होगा। उसके निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक जो था ये थॉमस मुनरो था। अच्छा अस्थाई बंदोबस्त जो था ये कॉर्नवालिस ने शुरू किया हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। अच्छा एक महालवाड़ी व्यवस्था है, यहाँ लिख ही देता हूँ महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो हॉल्ट मैकेंजी था। हॉल्ट मैकेंजी, याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी था। मैकेंजी, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सक्षम वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार किस विनियामक प्राधिकरण का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह कौन सी है? एकल एंडोथीलियम स्तर से। अच्छा प्रश्न है, यह आपका हो जाएगा केशिकाएं। उसके बाद डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? डीआरडीओ का बताइएगा। डीआरडीओ का सर्वत्र, अच्छा उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूँ कि डीआरडीओ का जो सर्वत्र है ना डीआरडीओ का ये क्या है? तो आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। अच्छा डीआरडीओ की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है डीआरडीओ की जो है स्थापना 1958 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस, डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये रक्षा मंत्रालय के तहत जो है ये संगठन कार्य करता है। उसके बाद देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा
ठीक है ना, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा है, हिंदी में भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो निश्चित रूप से दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अच्छा, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास क्या? देखिए, मनुष्य में जो श्रव्य आवृत्ति होती है ना, ये आपका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। अच्छा, 20 किलो हर्ट्ज को हम 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं ना, 20,000 हर्ट्ज। तो रेंज में कभी कभी आपको 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज मिल जाएगा, या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सी है? बताइए, ज्वर रोधी दवा। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा पैरासीटामोल, बुखार वगैरह में दिया जाता है, ज्वर रोधक का कार्य करता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो आपको पता है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत का महान न्यायवादी है। ठीक है, चलिए, और ये राष्ट्रपति का जो है सलाहकार होता है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि मिलान करना है यहाँ पर और राइट आंसर आपको बताना है। बताइए, तो कालीबंगा आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सुरकोटडा कहाँ पर हो जाएगा? तो सुरकोटडा आपका भुज हो जाएगा, गुजरात में, भुज कच्छ। अच्छा, कोट दीजी आपका हो जाएगा सिंध में, और बनावली जो हो जाएगा ये हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? बताइए, गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो ये फरक्का है। गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जहाँ से गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अच्छा, इस डेल्टा का दक्षिण बिंदु सुंदरवन क्षेत्र है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिल करके जो है एक हो जाती हैं। तो ध्यान रखना है दोनों को। देखिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। अच्छा, निकटतम बिंदु कितना होता है फ्रेंड्स? बताइए। तो ये 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम तो अनंत हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो ये आपका हो जाएगा वास्को डी गामा। चलिए, उसके बाद अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है आपका कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा क्या है? तो फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा जो है ये डेल सी अपन डेल वाई है, जहाँ पर ये डेल सी जो है ना, डेल सी ये उपभोग में परिवर्तन है, और डेल वाई जो है ये आय में परिवर्तन है। ठीक है, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? दिहांग, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दिहांग जो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद पादप, जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। बताइए। तो इनमें से देखिए, करंज का भी, महुआ का भी, जेट्रोफा का भी, अरंडी का, सबका किया जाता है। तो ABCD यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? ये हून एक त्यौहार है, किस राज्य में मनाया जाने वाला? मणिपुर में। उसके बाद देखिए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषता होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं, और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाले हैं। ठीक है, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम, तो फ्रेंड्स ये कल्पना चावला की है। उसके बाद देखिएगा, किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। बताइए। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि F = ma होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बल और त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन के दूसरा नियम द्वारा। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो दुर्गावती जो है ये कैमूर में है। चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, एक खाली टैंक को A 6 घंटे में और B 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 2 घंटे बाद पाइप A बंद हो जाता है, तो पाइप B को शेष टैंक भरने में कितना समय लगेगा? दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है?
तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा CDSCO। यहाँ पर आप देख सकते हैं CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेलवे। फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।